हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है और यहाँ पर हम मिलेंगे और अपनी क्लास को करेंगे। क्लास में क्या पढ़ना है, आप टॉपिक देख रहे हैं कि शिक्षण अधिगम जो आपका पेपर 2 है उसके एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट आपके लिए बताने थे, वो मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके रखे हुए हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारे मैं करवाऊंगी और आपके सभी सब्जेक्ट में 15-15, 20-20। तो आप एक काम करिए कि आप एक कॉपी में जो है कॉलम में जो है लिख लीजिए कि शिक्षण अधिगम के एमसीक्यूज। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, बहुत बार आ रही हैं, वो मुझे अब करवाना है। आपकी बाल विकास की सीरीज मैंने ओवर कर दी है, सिर्फ मैथ आपकी चल रही है, वो आपकी चलेगी। वो की सारी सीरीज पवन से भी हो गई, राजन से भी हो गई, सब हमारा डन है। अब हमको सिर्फ वही टॉपिक्स को करना है जो आपके हैं, जो कुछ पुराने पेपर्स हैं। अभी तक किसी ने मुझे पुराने पेपर्स का पीडीएफ नहीं भेजा। आप एक पीडीएफ नहीं भेज पा रहे हैं तो मैं आपको इतनी सारी क्लासेस को करवाऊँ, कैसे करवाऊँ? तो कम से कम कोई भी बच्चा एक पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन दिए साफ साफ पिक्चर खींच के भेज तो सकता है एटलीस्ट ना। लेकिन आपसे इतना छोटू सा काम नहीं हो रहा, मेरे से बोलते हैं मैम पूरा करवा दो, मैं पीडीएफ ढूंढूं, करूं, सारा बनाऊं। इस तरह से अच्छा कि आप मुझे भेज दो, वो चीज़ें हो जाएंगी ना। तो इस तरह आप लोग करिए। तो ये आपकी क्लासेस होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, एक एक क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से सारी चीज़ को समझेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, पढ़िए फटाफट सभी लोग। देखिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं। जब हम शिक्षण अधिगम करवा रहे हैं उस टाइम पर कौन कौन से हम तरीके का उपयोग करते हैं। सरल से जटिल के टाइम पे चलते हैं, क्रम पे चलते हैं, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से हम जोड़ के चलते हैं, अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं और उपरोक्त सभी। आपको जब छोटे बच्चे को 5th तक की क्लास के लिए पढ़ाना है, उसी के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या करोगे आप? तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा, आपने पढ़ा क्वेश्चंस को देखा कि जब हम अभी कोई शिक्षण दे रहे हैं वो शिक्षण अधिगम ही नहीं है, कोई भी सिलेबस का अगर टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी उसको यूज़ में ले रहे हैं, तो हम पहले वाले ऑप्शन के साथ चलते हैं। जो चीज़ें ईजी हैं उनसे पढ़ते हैं और टफ की तरफ चलते हैं। जो चीज़ें नवीन हैं उनको पूर्व ज्ञान से जोड़ कर सिखाते हैं, सीखने में आसान होता है। और अधिक से अधिक जो इंद्रियां हैं उनका हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इंद्रियां जो होती काफ़ी एक्टिव होती है, वो सीखने में बहुत हेल्प करती है। तो आपका डी ऑप्शन जो है सही, आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब है कि उस चीज़ को आप पूरी तरीके से समझो, उसमें हर एक बारीकों को समझो, डेप्थ में जाकर चीज़ों को समझो। तो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक कोई नहीं। बताइए आपके दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? फटाफट आंसर करिए सभी लोग को कि अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया ऐसी क्या है जिसपे हर चीज़ को समझते हुए करेंगे प्रॉपर तरीके से, आपको समझ में आएगा, आप उसका अर्थ ले पाएंगे, उससे क्या आपको मतलब आपको कहाँ यूज़ करना है। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैथ का आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बहुत सारे और प्रोग्रामों में यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से। तो अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब, ये अधिगम का मतलब सिर्फ आपके शिक्षण अधिगम को पढ़ने से नहीं, अधिगम का मतलब लर्निंग होता है। तो लर्निंग का मतलब क्या है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ो, मैथ पढ़ो तो मैथ का यूज़, साइंस पढ़ो तो साइंस का यूज़, हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स पढ़ो तो सिविक्स के बारे में, अगर सोसाइटी के बारे में, रूल्स पढ़ो, रेगुलेशन पढ़ो, ट्रैफिक रूल्स पढ़ो, डेली लाइफ में यूज़ करो, डेली यूज़ की साइंस की चीज़ों को यूज़ करो। तो ये अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है, मानसिक। क्योंकि अगर आप मेंटली हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से अपना मन लगाकर देखो, शारीरिक चीज़ें दूसरी हैं, भावात्मक चीज़ें दूसरी हैं, मानसिक मेंटल लेवल अगर आपका सही है, आप प्रॉपर तरीके से हैं, आपकी बुद्धि लब्धि का आईक्यू सही है, तो आप चीज़ों को आसानी से जल्दी कैप्चर करेंगे और उनका यूज़ भी बेहतर तरीके से आगे अपने समय में कर सकेंगे। तो दूसरे का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य घटक क्या है? घटक यानी कि कंपोनेंट, अंश, पार्ट, हिस्सा, कुछ भी कहिए। तो लर्निंग का मेन कंपोनेंट क्या है? उद्दीपक, लक्ष्य, बाधाएं और अभिप्रेरणा। आंसर करिए सभी लोग कि तीसरे का कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। आप लोग की प्रेजेंस बननी चाहिए। आप लोग एग्जाम जब भी हो जाएंगे समय के साथ हमें पता चलेगा, तो इसके लिए अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, वरना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जब क्लासेस चल रही है तो आप प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मैनेज करो, टाइम से निकाल के पढ़ो उसी रूटीन वे में, ठीक है। तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर है अभिप्रेरणा। डी ऑप्शन जो है वो सारे ऑप्शंस में से बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप अभिप्रेरित हैं, तो अधिगम में आपकी कोई बाधा आपको आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो मोटिवेशन आपको उस बाधा को काटने में बहुत मदद करेगी। आप अभिप्रेरित हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आपको वो चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। तो डी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है, तीसरे का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं चौथा,
निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? मेंटल डेवलपमेंट के साथ संबंधित नहीं, कनेक्टेड नहीं हो रहा है। दूसरे पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, कल्पना की सजीवता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बताइए फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? बताइए क्या कल आप लोगों ने मैथ का रिप्लाई दिया था? वेरी नाइस, गुड, बहुत सही। गर्ल्स का भी बॉयज़ का भी रिप्लाई आया था जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था। बहुत अच्छी बात है, ऐसे पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जिनके कुछ भी अभी नहीं तैयार है, अभी भी 15-20 दिन का अच्छे से समय है, 1 महीना हम मान के चलते हैं। तो अगर दिक्कत हो रही है, ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो नोट्स जाइए लीजिए, टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, उनको परचेज करना होगा। अच्छे से बात कर लीजिएगा, सर मुझे चाहिए, हेल्प कर दीजिए, कर देंगे वो आपकी, और आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है। चलिए बताइए फोर्थ में क्या होगा? तो यहाँ पर संबंधित नहीं है, तो ए ऑप्शन रिलेटेड। दूसरे पर डिपेंडेंसी आपके मेंटल लेवल से कोई खास मेल नहीं है। मानसिक क्रियाओं की एक्टिवनेस बहुत हेल्पफुल है, आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। कल्पना की सजीवता, आप जो चीज़ कल्पना में देखते हैं उसको रियल लाइफ में करेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल है। सीखने की प्रक्रिया में तेज़ी रखेंगे, हर चीज़ को आगे से करके आएंगे। क्वेश्चंस को करवाना है तो पहले से देख के आएंगे, एक्सरसाइज चैप्टर करवाना है तो पहले से पढ़ के आएंगे, उसमें क्वेश्चन नोट डाउन करके आएंगे कि आज ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आज हम ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें में आपको ध्यान रखना कि यही एक नहीं है, बाकी तीनों के तीनों हैं। तो फोर्थ का आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है, लर्निंग में सबसे पहले किसकी भूमिका होती है? सबसे टॉप पे कौन? आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन और अनुक्रिया की। बताइए कि अधिगम में सबसे पहले भूमिका किसकी होती है? तो फिफ्थ का क्या सही होगा? तो बात करते हैं कि हम जो सबसे पहले भूमिका, सबसे पहले रोल प्ले करना है, समझना है अधिगम में, तो वो क्या होगा? बता सकते हैं? बताइए फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा मुझे फास्ट काम करना है। जल्दी बताइए कि आपके फिफ्थ में क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? बताइए। तो यहाँ पर पता है आत्मीकरण, ठीक है, क्योंकि आप अगर अधिगम में आत्मीकरण, सेल्फ से, खुद से आप कोई चीज़ करोगे तो वो चीज़ आपको हमेशा हेल्पफुल होगी और आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से सीख, क्योंकि आत्मीकरण मतलब सेल्फ में एनालिसिस करना, सेल्फ से करना, सेल्फ लेना, खुद पर अप्लाई करना। तो ये चीज़ें आपके सभी ऑप्शनों में से बेस्ट है। फिफ्थ में ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ। यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में ना प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या हो जाएगा? स्मृति में धारण हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगा, भूल जाएंगे, मैच्योरिटी हो जाएगी और स्थायी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। यदि आप कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई नॉलेज की बात है, कुछ भी है, किसी भी सब्जेक्ट का है, कोई बिना पढ़ाई की भी टॉपिक का नहीं, वैसे ही कोई टॉपिक है आम तरीके से, तो आप उस प्रतिमान में ना प्रस्तुत किया जाए, अगर उसको प्रतिमान के रूप में ना प्रस्तुत किया जाए, आपको बार बार उसको बड़े रूप में ना दिखाया जाए, या बार बार आपको उसके मैसेज पिन अप ना हो, तो आप क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसके साथ क्या होगा? जैसे कि ये कह सकते हैं कि आप जैसे मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप संस्कृत में सूत्रों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मैथ के फॉर्मूले नहीं याद करेंगे, आप फिजिक्स में रिएक्शंस नहीं करेंगे, केमिस्ट्री में आप जो है तमाम चीज़ें नहीं करेंगे, तो जिस विषय में आप जो भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसको आप भूल जाएंगे ना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई भी विषय हो, अगर वो काम डेली दिनचर्या पे नहीं कर रहे हैं, अपने वक्त को नहीं निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ें हम भूल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेवन्थ। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? शैक्षिक अनुप्रयोग में जो विषय वस्तु है, जो मटेरियल्स है, वो कैसे होना चाहिए? जटिल से सरल होना चाहिए, सरल से जटिल होना चाहिए, सीखने की अधिक समय लगने वाली अवधि होनी चाहिए, और निरुद्देश्य, कि कोई उद्देश्य ही ना हो, बस किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्या होगा? सेवन्थ आंसर जल्दी जल्दी फटाफट। अच्छा है प्रश्न, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सेवन्थ में कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? बताइए। तो यहाँ पर सेवन्थ का जो पूछा गया है कि शैक्षिक अनुप्रयोग में जो विषय वस्तु वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो आपका बी ऑप्शन सही है, वो सरल से जटिल हुई, मतलब ईजी से टफ की जब आप आगे बढ़ते हो तो इस तरीके से आप हर एक विषय में अच्छे से इंटरेस्ट ले पाते हो और अच्छे से सीख पाते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हैं एट्थ देखते हैं। ऑडियो विजुअल सामग्री, ऐसी सामग्री जिसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए हमें? अमूर्त से मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, दोनों कोई नहीं। आप ऑडियो को भी यूज़ कर रहे हैं, आप वीडियो को भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप किस जो सूत्र है, आपको शिक्षण सूत्र दिए गए हैं, तो उसमें आप किसका यूज़ करेंगे? बताइए क्या होगा? आंसर करिए क्या होगा? ऑडियो विजुअल सामग्री है, मटेरियल्स है, जिनका आप यूज़ करके किस सूत्र का पालन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑडियो विजुअल की जो बात कही गई है और जिस सूत्र में इसमें लागू होगा वो आपका मूर्त से अमूर्त है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मूर्त क्या होता है? जो हम देखते हैं। अमूर्त क्या होता है? जो हमारे काल्पनिक चीज़ें होती हैं।
तो 8th में आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 9th की तरफ। अधिगम होता है, अधिगम क्या होता है? सक्रिय रहकर होगा, निष्क्रिय रहेंगे तब होगा, शांत रहेंगे तब होगा, या असक्रिय और निष्क्रिय दोनों रहेंगे तब होगा। आप चाहते हैं कि एक बढ़िया अधिगम हो जाए, एक बढ़िया लर्निंग हो जाए, एक बेस्ट तरीके से सारी चीज़ें हो जाएं, तो 9th में क्या चूज़ करेंगे? आपका अच्छा अधिगम या बच्चे का एक अच्छा अधिगम कैसे होगा? तो 9th का आपका यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन, सक्रिय रहकर। जब एक बच्चा एक्टिव रहेगा, टीचर एक्टिव रहेगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, तो बच्चे अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को बहुत प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अधिगम तभी होता है जब आप एक्टिव होते हैं, और एक्टिव लर्नर ही सब कुछ अच्छे से लर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट आइए, सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है? सीखने का सिद्धांत किस पर डिपेंड होता है? जियो और जीने दो पर, ठीक है, करो या मरो पर, प्रयत्न या भूल पर, इनमें से कोई नहीं। सीखने का जो सिद्धांत है, आपने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं, तो क्या सही होगा? तो आप जान ही रहे हैं कि प्रयत्न से भूल, ठीक है, ध्यान रखना। आपका 10th का सी ऑप्शन सही है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 11th देखते हैं। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तुएं बनाता है, तो ये क्या दर्शा रहा है? कोई लड़का है, कोई अनुपयोगी अनयूज वाली जो प्लास्टिक होती, सामान आते, थैली आती, सामान आता है, तो पन्नी मिलती है ना, तो उससे वो कुछ बढ़िया बना रहा है। आपको ये जो बन रहा है दृश्य, जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है? उसकी प्रतिभा, दार्शनिक, सृजनशीलता, कुशलता। बताइए, आंसर करिए, क्या होगा? तो 11th में पता है क्या होगा? सृजनशीलता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका 11th में सृजनात्मक है ना, क्रिएटिव है ना, कुछ बना रहा है, वेस्ट से वेस्ट बना रहा है। तो ये हम लोग जो क्राफ्ट बनता है अक्सर ये करते हैं ना, जो कबाड़ की चीज़ें होती हैं, गत्ता वत्ता रहता है, उसका बनाते हैं। तो 11th में आपका सी ऑप्शन बेस्ट होगा। आगे बढ़िए, जो बालक गणित में अतिरिक्त अन्य विषय में सामान्य है जबकि गणित में निम्न उपलब्धि रखता है, तो ऐसा बालक किस श्रेणी में आता है? कोई लड़का है, वो मैथ में बड़ा निम्न है और सभी सब्जेक्ट में ठीक ठाक है, सो है, लेकिन मैथ में बहुत ज़्यादा ही निम्न है, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? पिछड़े बालक में, मंद बुद्धि में, औसत में, मानसताप में। ये आपको 3rd सेमेस्टर के टॉपिक से मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आपको आता, ये प्रश्न आपको सीटेट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी राजन की सीरीज में कुछ चीज़ें 3rd सेमेस्टर की भी है, तो कुछ चीज़ें मैं भी ली हूँ ताकि आपको रिलेट कर पाए। बताइए क्या होगा? तो 12th का आपका ए ऑप्शन है। ऐसे जो बालक होते हैं जो मतलब सारे एवरेज में, सारे सब्जेक्ट में एवरेज हैं, सो हैं, लेकिन मैथ में बहुत ज़्यादा निम्न है, मैथ में स्पेशली नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत निम्न रहो, सारे सब्जेक्ट में सो रहो, ठीक ठाक है, तो वो पिछड़े बालक में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए 13, सृजनात्मक विचारक व्यक्ति वह होता है जो खोज करता है, नए अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणी, नए क्षेत्र में कार्य करता है, नए नए परिणाम निकालता है। ये कथन किसका है? स्किनर का, गिलफोर्ड का, स्टर्न का और बीने का। किसने कहा है कि जो क्रिएटिव है? मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रही हूँ फ्रेंड्स कि मुझे वक्त की थोड़ी सी कम है, काम मुझे ज़्यादा है, इसलिए है कि क्लास हो जाए तो फिर मैं आराम से करूँगी, बस आज एक दो दिन में फ्री हो जाऊँगी। 13 बताइए क्या होगा? काम बहुत है, तो बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर मालूम है कि जो कथन वाली टॉपिक है कि नए विचारक है, नई अवलोकन है, तो स्किनर साहब ने कहा। स्किनर साहब का पूरा नाम बेहफ स्किनर है, बुहास फ्रेडरिक स्किनर है, कि क्रिएटिव रहता है, आइडियोलॉजी रहता है, खोज करता है, अब अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणी करता है, नया बनाता है। 13 में ए। 14 आइए, सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या होती? संवेदनशील होते हैं, परिहास प्रिय होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनके अंदर कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है? आप लोग में से अगर क्रिएटिव आप लोग हैं तो आप लोग में क्या ऐसा कोई दिखता है? आप लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ों को करके खुद पे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन सही है कि वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं, परिहास प्रिय भी होते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं, हर चीज़ को खोजना जानना उन्हें पसंद होता है। नेक्स्ट आइए 15, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध होता है? सकारात्मक, नकारात्मक, समांतर, वैध। तो 15 में क्या होगा? बुद्धि में और सृजनात्मकता में सकारात्मक अधिक संबंध होता है, ठीक है, दोनों एक्टिव हैं, काम अच्छा हो जाएगा और हम अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे और काफ़ी टाइम तक हमें चीज़ें याद रहेंगी। आगे बढ़िए, किस सिद्धांत का आधार फ्रायड और जुंग की धारणा है? फ्रायड और जुंग दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने किसी एक पे दोनों लोग ने काम किया है, तो वो क्या है? तो मनोविश्लेषणवाद है, साहचर्य है, अंतर्दृष्टि है और अस्तित्ववाद है, ठीक है। बताइए 16, आंसर करिए। क्वेश्चन अच्छा है ना, दमदार है। आप तो आपने इसमें से एक दो तो सीरीज में भी किया हुआ है, ठीक है। क्लास को भी फटाफट लाइक करो, चलो लाइक करो, उसका आंसर बताओ, चलो फटाफट, ईच एंड एवरीवन लाइक करिए और आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए चलिए चलिए, रुकना नहीं, मैं तो आज लाइक करने के लिए आपको भूल ही के, फिलहाल लोग बहुत अच्छे हो, कर दोगे बिना कहे भी। चलिए बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर पता है ए ऑप्शन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड और जुंग दोनों ने मिलकर इस पर काम किया है और अपनी थीसिस को दिया है।
नेक्स्ट आइए, सृजनशील बालक का एक विशेष लक्षण क्या होता है? समस्याओं के प्रति सजग नहीं रहते हैं, गतिशील चिंतन का अभाव होता है, प्रबल जिज्ञासा होती, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। तो 17th में क्या सही होगा? 17th का आंसर बताइए, विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, कि क्या सही है, क्या सही लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए? तो एक ही ऑप्शन बेस्ट है, प्रबल जिज्ञासा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बालक सृजनात्मक योगात्मक रखते हैं। फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़रूरी है, ये वाला आप लोग कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट में क्योंकि मुझे काम हो गया है। बाय बाय।